11th क्लास इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम। तो देखो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने स्टैट्स में चैप्टर 1 पढ़ लिया था। जैसा कि तुम जानते हो जो तुम्हारी इकोनॉमिक्स की पहली बुक है वो है अपनी स्टैटिस्टिक्स। कौन सी बुक है? स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर चैप्टर 1 हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया और हमको इतनी बात तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई है कि स्टैटिस्टिक्स और कुछ नहीं, स्टैटिस्टिक्स और कुछ नहीं, एक तरीके का क्या होता है? डाटा होता है। एक तरीके का क्या होता है? डाटा होता है। जब तक तुम्हारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा है तब तक तुम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर तुम्हारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है तो तुम वहां पर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास कुछ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या फिर तुम्हारे पास कुछ न्यूमेरिकल डाटा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। मुद्दे की बात यह कि ये डाटा कहां से आएगा? क्या भगवान देकर जाएंगे ये डाटा? नहीं, भगवान तो देकर जाएंगे नहीं। ठीक है, कौन देकर जाता है? हम इस डाटा को कलेक्ट करते हैं। हम इस डाटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। मतलब डाटा का क्या करना पड़ता है? कलेक्शन करना पड़ता है। अब तुम समझ गए होंगे चैप्टर 2 का क्या नाम है। तो चैप्टर 2 में हमें यही पता चलेगा कि ये जो हम डाटा का कलेक्शन करते हैं ना, ये जो हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन का क्या मतलब होता है? कलेक्शन का मतलब होता है डाटा को इकट्ठा करना, डाटा को इकट्ठा करना। तो ये जो डाटा को इकट्ठा करने का काम होता है, ये काम कैसे किया जाता है, कब कब किया जाता है, कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सारी बातें कहां पर मिलेंगी? चैप्टर 2 के अंदर। मतलब चैप्टर 2 हमको सिखाने वाला है कि डाटा का कैसे कलेक्शन किया जाता है। तो चैप्टर 2 डाल दो और नाम डाल दो चैप्टर 2 का, कलेक्शन ऑफ डाटा। हम शुरुआत करने वाले हैं इस चैप्टर की। ये चैप्टर हमको सिखाएगा कि किस तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। लेकिन जरा अभी ऊपर ऊपर से समझते हैं, है ना। इसके अंदर डीप नॉलेज हम हासिल करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ही दूंगा तुम लोगों को इतनी सारी नॉलेज, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो जरा, मैं तुमसे ये कह रहा हूं, इधर देखो जरा, मैंने तुमसे बोला कि चलो बच्चों के ना मैथ्स के मार्क्स जानने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे बच्चों के मैथ्स का डाटा इकट्ठा करना है। मुझे बच्चों का क्या इकट्ठा करना है? मैथ्स का डाटा इकट्ठा करना है। तो मैंने सोचा यार मैथ्स का डाटा इकट्ठा करना है, मतलब कि बच्चों के मैथ्स में कितने कितने नंबर आए। तो किसी ने मुझे बताया 50 नंबर आए, किसी ने मुझे बताया 80 मार्क्स आए, किसी ने मुझे बताया 85 आए और किसी ने मुझे बताया 70 आए। ठीक है, मैंने क्या करा? मैंने एक एक बच्चे से इकट्ठा करा डाटा। मतलब कि जहां पर ओरिजिनल डाटा था, ओरिजिनल डाटा किसके पास होता है? अगर मैं सब्जेक्ट के मार्क्स की बात करूं तो ओरिजिनल डाटा किसके पास होता है? ओरिजिनल डाटा स्टूडेंट के पास ही होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ने ही तो ये डाटा अचीव करा है, पेपर में बैठा, एग्जाम दिए, मार्कशीट मिली, तो ये ओरिजिनल डाटा होता किसके पास है? ये ओरिजिनल डाटा स्टूडेंट के पास ही होता है। तो मैंने क्या करा? मैंने स्टूडेंट से ही पूछा जाकर, मैंने सीधा सीधा किससे जाकर पूछा? स्टूडेंट से ही जाकर पूछा, क्योंकि ये डाटा ओरिजिनली किसके पास था? ये डाटा ओरिजिनली स्टूडेंट के पास था। मुझे बताओ जो बच्चों के मार्क्स होते हैं, पेपर में जो मार्क्स आते हैं, इस मार्क्स में जो ओरिजिनलिटी होती है वो स्टूडेंट के पास ही तो होती है, और किसके पास होती है? और किसी के पास नहीं होती है। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका था, बच्चों के मैथ्स के मार्क्स पूछने का एक दूसरा तरीका भी था। दूसरा तरीका ये था कि बच्चों से ना पूछ करके पेरेंट्स से पूछ लिया जाए। ठीक है, बच्चों से ना पूछ करके पेरेंट्स से पूछ लिया जाए। अब अगर पेरेंट्स से पूछेंगे तो पता है पेरेंट्स कितने चालू हैं? पेरेंट्स झूठा दिखावा करने के लिए, कुछ पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स नहीं, कुछ पेरेंट्स झूठा दिखावा करने के लिए क्या बोलेंगे? हमारे बच्चों के तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, हमारे बच्चों के तो 90 आए थे। किसी पेरेंट से पूछा, उसने बोला हमारे बच्चों के 80 आए थे। किसी दूसरे पेरेंट से पूछा, उसने बोला हमारे बच्चों के 95 आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे क्या, पेरेंट्स से, देखो पहले मैंने पूछा था स्टूडेंट से, फिर मैंने बाद में किससे पूछा? पेरेंट्स से। तो जब मैंने पेरेंट्स से पूछा तो क्या इनके पास ओरिजिनल डाटा था? नहीं।
अब तुम कहोगे पेरेंट्स के पास भी तो होता है ओरिजिनल डाटा, क्योंकि उन्हीं के तो बच्चे होते हैं और उन्हीं के पास मार्कशीट होती है, तो पेरेंट्स के पास तो होता है ओरिजिनल डाटा। बिल्कुल मैं मानता हूं पेरेंट्स के पास होता है ओरिजिनल डाटा। जरा तुम खुद सोचो कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपना ओरिजिनल डाटा बताते हैं। आधे से ज्यादा पेरेंट्स तो अपने बच्चों की तारीफ ही करते हैं कि हमारे बच्चे ने तो बड़ा अच्छा करा था, हमारा बच्चा तो बहुत होशियार है, हमारे बच्चे ने तो टॉप करा था। करते हैं ना। अभी 4 रिश्तेदार आ जाए, 4 रिश्तेदार के सामने ऐसी लंबी लंबी फेंकेंगे जिसकी कोई हद नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 तरीके होते हैं डाटा को इकट्ठा करने के। बोर्ड पे देखना जरा, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अब लिखवाने वाला हूं मैं। ठीक है, 2 तरीके होते हैं डाटा इकट्ठा करने के। एक तो वहां से डाटा इकट्ठा करो जो कि ओरिजिनल सोर्स होता है, जो कि क्या होता है, ओरिजिनल सोर्स होता है। ओरिजिनल सोर्स स्टूडेंट नहीं, सॉरी, ओरिजिनल सोर्स पेरेंट्स नहीं स्टूडेंट होते हैं। ओरिजिनल सोर्स क्या होता है, पेरेंट्स नहीं स्टूडेंट होते हैं। अब तुम कहोगे ऐसे तो झूठ तो स्टूडेंट भी बोल सकता है। झूठ कौन बोल सकता है, झूठ तो स्टूडेंट भी बोल सकता है, लेकिन जरा सोचो स्टूडेंट में हिम्मत है झूठ बोलने की? नहीं, हम उससे तुरंत क्या देख लेंगे, मार्कशीट देख लेंगे, क्योंकि वो उसके पास होती है। ठीक है, पेरेंट्स इतनी जल्दी हमें नहीं दिखा सकते हैं और पेरेंट्स 10 बहाने कर देंगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इस लायक नहीं होता है, तो स्टूडेंट से हमें ओरिजिनल सोर्स मिलता है। ठीक है, और पेरेंट्स एक तरीके का क्या है, पेरेंट्स एक तरीके का सेकेंडरी सोर्स है। पेरेंट्स एक तरीके का क्या है, सेकेंडरी सोर्स। स्टूडेंट हमारा कैसा सोर्स हो गया, स्टूडेंट हो गया हमारा प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब ओरिजिनल सोर्स, जहां से डाटा इकट्ठा हुआ है, जहां से डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है, ओरिजिनल सोर्स मतलब प्राइमरी सोर्स। ठीक है, और पेरेंट्स कैसा सोर्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स। ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल और बताऊंगा और उसके बाद लिखवाऊंगा। इस एग्जांपल से काफी सारी बातें तुमको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं ना, उससे तुम्हें और भी ज्यादा समझ में आएंगी। बोर्ड पे देखो, मैंने ये जानना चाहता था कि लोगों की इनकम कितनी है। इनकम समझते हो? इनकम का मतलब होता है लोग कितना कितना कमाते हैं। मेरे पापा 10,000 कमाते हैं, तुम्हारे पापा 15,000 कमाते हैं, इसके पापा 20,000 कमाते हैं, उसके पापा 30,000 कमाते हैं, इसके पापा 12,000 कमाते हैं। समझ रहे हो ना? तो मैंने सोचा कि मैं अपनी गली के अंदर है ना ये पता करता हूं कि कौन सा परिवार कितना कितना कमाता है, कौन सा परिवार कितना कितना कमाता है। मान लो फैमिली ए से पूछा, उसने बताया 10,000 रुपए कमाते हैं हम। तो फैमिली बी से पूछा, उसने बोला 15,000 कमाते हैं। फैमिली सी से पूछा, उसने कहा 12,000 कमाते हैं। और फैमिली डी से पूछा, उसने कहा 10,000 कमाते हैं। मैंने 4 परिवारों से पूछताछ करी। मैंने कितने परिवार से पूछताछ करी? 4 परिवार से पूछताछ करी, और 4 परिवार ने मुझे अलग अलग जवाब दे दिए, 10,000, 15,000, 12,000 और 10,000। ठीक है, मुझे बताओ परिवार के बारे में मैंने बिल्कुल ओरिजिनल डाटा इकट्ठा करा है। क्यों ओरिजिनल? कैसे ये ओरिजिनल कैसे हुआ? देखो जरा कैसे हुआ। ये ओरिजिनल ऐसे हुआ क्योंकि मैं एक एक की फैमिली के अंदर गया और जिस बंदे की इनकम थी ना उसी से पूछा डायरेक्ट। जिस बंदे की इनकम थी डायरेक्ट मैंने किससे पूछा? उसी से पूछा। क्या मैंने किसी बीच के बंदे से पूछा? नहीं। क्या मैंने किसी बीच के बंदे से पूछा? नहीं, मैंने बीच के बंदे से नहीं पूछा, मैंने सीधा उसी से पूछा जिसकी इनकम थी। फॉर एग्जांपल तुम्हारी फैमिली में कौन कमाता है? तुम्हारी फैमिली में फादर कमाते हैं। ज्यादातर परिवारों में कौन कमाता है? ज्यादातर परिवारों में फादर कमाते हैं। ठीक है, तो मैंने फादर से पूछा, मैंने बीच के किसी बंदे से नहीं पूछा। ना तो मैंने तुम्हारी मम्मी से पूछा, ना मैंने तुम्हारे भाई से पूछा, मैंने सीधा फादर से पूछा। मतलब कि जहां से इनकम ओरिजिनल फाउंड हुई है वहां से मैंने पूछा। मतलब मैंने कौन से सोर्स की बात करी है? मैंने सोर्स की बात करी है प्राइमरी, जो कि कैसा सोर्स होता है? हमारा ओरिजिनल सोर्स होता है। जो कि हमारा कैसा सोर्स होता है? ओरिजिनल सोर्स होता है। मतलब कि जहां से ये डाटा इकट्ठा हो सकता था वहां से मैंने इकट्ठा करा। ठीक है, अब जरा दूसरा तरीका देखो। हमारी कंट्री के अंदर है ना बहुत सारी ऐसी एजेंसी बनी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। बोर्ड पे देखो जरा,
बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं, कुछ है गवर्नमेंट एजेंसी, कुछ है प्राइवेट एजेंसी, कुछ है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और कुछ है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जब तुम्हें ये बोझ लगता है ना यार अलग अलग परिवार में जाऊं सारा दिन निकल जाएगा मेरा, मेरी गली में 10 फैमिली है, 10 छोड़ो, मेरी गली में 20 फैमिली है, तो बताओ 20 फैमिली से पूछताछ करूंगा, कुछ लोग नखरे दिखाएंगे, कुछ लोग कहेंगे घर पे पापा है नहीं, कुछ लोग कहेंगे हम तो नहीं बता रहे, 10 नखरे सुनो इनके, है ना। अब मैंने सोचा यार इतने नखरे क्यों सहन करूं, मैं काम कर रहा हूं, नौकर थोड़ी ना हूं, ठीक है मैं तो काम कर रहा हूं। तो मैंने सोचा मैं एक एक से नहीं पूछूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इंस्टीट्यूशन के पास चला जाता हूं और उनके पास है ना डाटा पहले से ही इकट्ठा हुआ होता है, डाटा पहले से ही क्या हुआ होता है, इकट्ठा हुआ होता है। मैं उनके पास जाऊंगा और बोलूंगा मुझे इनकम के डाटा दे दो और वो मुझे इनकम के डाटा दे देंगे। तो मुझे बताओ उनके पास डाटा पहले से इकट्ठा हुआ था, तो क्या ये प्राइमरी सोर्स है? नहीं, उन्होंने तो डाटा का इस्तेमाल पहले ही कर लिया है, वो मुझको नया डाटा नहीं दे रहे हैं, वो मुझको पुराना डाटा देंगे, वो मुझको क्या देंगे, पुराना डाटा देंगे। मतलब वो मेरा कैसा सोर्स हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमको बिल्कुल न्यू और फ्रेश इंफॉर्मेशन मिलती है, और यहां पर हमको कैसी इंफॉर्मेशन मिलती है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। यहां पर हमको नई इंफॉर्मेशन मिलती है, यहां पर हमको पुरानी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब तुम सोच रहे होंगे कि पुरानी इंफॉर्मेशन का हम करेंगे क्या? जब हमको इनकम का डाटा मिला है और अगर वो डाटा ओल्ड है, अगर वो डाटा पुराना है, तो हम उसका करेंगे क्या? तो ध्यान से सुनो, मैं मानता हूं डाटा पुराना है, लेकिन मेहनत भी तो बच गई, तुम्हारा टाइम भी तो बच गया, आने जाने का खर्चा भी तो बच गया, जैसे तैसे करके तुम्हें इसी डाटा से काम चलाना पड़ेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा काम नहीं चलेगा, तो हम कब मना कर रहे हैं, ये वाला मेथड इस्तेमाल कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा इकट्ठा करने के कितने सोर्स होते हैं, एक तो होता है ओरिजिनल और एक होता है डुप्लीकेट। ओरिजिनल मतलब प्राइमरी सोर्स, डुप्लीकेट मतलब सेकेंडरी सोर्स। ओरिजिनल से बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन मिलती है, डुप्लीकेट से पुरानी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओरिजिनल फर्स्ट हैंड मेथड है, डुप्लीकेट सेकेंड हैंड मेथड है। समझ में आ रहा है ना दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों सोर्स तुम्हें समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालो, सोर्सेस ऑफ डाटा। तो कितने सोर्स होते हैं, लिखो नंबर 1 प्राइमरी सोर्स। मुझे जल्दी से बताओ प्राइमरी सोर्स ओरिजिनल सोर्स है या नहीं है? ओरिजिनल सोर्स है। क्या इससे नई इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती है? इससे न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या ये ओरिजिनल डाटा देता है या नहीं देता है? इससे डाटा बिल्कुल ओरिजिनल मिलता है। ठीक है, अब लिखो प्राइमरी सोर्स के आगे लिखो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लाइज प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लाइज बोर्ड पे लिखा हुआ है इंप्लाइज। वैसे तो तुम लोग खुद से लिख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बोर्ड पे लिख दिया। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा from its source of origin। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस पर अंडरलाइन कर लेना, सोर्स ऑफ ओरिजिन पर। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। सोर्स ऑफ ओरिजिन मतलब जो ओरिजिन होता है, जहां से डाटा की शुरुआत हुई है। ओरिजिन को कैसे समझोगे? ओरिजिन को ना ऐसे समझ लो, ओरिजिनल
मतलब कि बिल्कुल ओरिजिनल डाटा, मतलब कि बिल्कुल असली डाटा, मतलब कि बिल्कुल शुद्ध डाटा, मतलब कि बिल्कुल प्योर डाटा, मतलब कि भगवान। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ओरिजिनल, ठीक है, सोर्स ऑफ ओरिजिन, है ना। फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप के बाद लिखो, मुझे बताओ इससे तुम्हें सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है? इससे तुम्हें बिल्कुल नई और फ्रेश इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब कि ये तुम्हें बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं। ये वाला सोर्स तुम्हें कैसी इंफॉर्मेशन देता है? बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो फुल स्टॉप के बाद लिखो, लिखो इट ऑफर्स, इट ऑफर्स यू इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, बोर्ड पे लिखा हुआ है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो ये तुमको बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लाकर देंगे। वैसे ये नहीं लाकर देंगे, तुम्हें खुद इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना। अब लिखो नंबर 2, सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। नंबर 2 में लिखो सेकेंडरी सोर्स। बोर्ड पे देखो जरा, तुमने सोचा कि घर घर जाने से क्या फायदा, घर घर जाऊंगा टाइम लगेगा, घर घर जाऊंगा मेहनत लगेगी, घर घर जाऊंगा लोगों के नखरे सुनने पड़ेंगे, घर घर जाऊंगा पैसे भी खर्च होंगे, घर घर जाऊंगा धूप में काला हो जाऊंगा, मेरी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, है ना। तो घर घर जाने के तो बड़े बड़े नुकसान हैं, घर घर जाकर पूछताछ करोगे बड़े नुकसान होते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। तो तुमने सोचा घर घर नहीं जा रहा, एक काम करता हूं, किसी इंस्टीट्यूशन में चला जाता हूं, ऑफिस में चला जाता हूं, वहां पर जाकर उनसे बोल दूंगा भाई मुझे 2019 के डाटा दे दे, है ना। वो कहेंगे ले लो। भाई मुझे 2018 के डाटा दे दे, वो कहेंगे भाई ले लो, हमारे पास तो पड़े हुए, फ्री में मिलते हैं, फ्री में कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत फीस देनी भी पड़ रही है तो क्या दिक्कत है, दे दो अपने, क्या टेंशन है ना। तुमने उससे बोला भाई 2020 के डाटा दे दे, वो कहेगा 2020 के डाटा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अभी अभी ये वाले डाटा इकट्ठे नहीं हो पाए, अभी अभी ये वाले डाटा हमने इकट्ठे नहीं करे हैं, जब इकट्ठे हो जाएंगे तब हम तुमको दे देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमेशा वो डाटा मिलते हैं जो पहले इस्तेमाल हो चुके होते हैं। यहां पर हमको कौन से डाटा मिलते हैं? यहां पर हमको वो इंफॉर्मेशन मिलती है जिसका इस्तेमाल पहले हो चुका होता है, मतलब कि ओल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो लिखो सेकेंडरी सोर्स के अंदर, इट इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम, इट implies collection of data from, collection of data from, it implies collection of data from some SOME, some agency or institution, एजेंसी और इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन। देखो बोर्ड पे, क्या ये ओरिजिनल सोर्स होता है? नहीं, ओरिजिनल सोर्स नहीं होता है। ओरिजिनल सोर्स तो वो होता है जहां से डाटा बनता है वहां से लिया हो। एजेंसी के पास तो पहले से ये डाटा कहीं से आया हुआ था, इसने हमको दे दिया, है ना। तो ये कोई ओरिजिनल सोर्स नहीं होता, ठीक है। सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन, इन्होंने क्या करा होता है, इन्होंने ना ये डाटा पहले ही इकट्ठा कर रखा होता है किसी न किसी काम के लिए, और उसका इस्तेमाल हो चुका होता है पहले से ही, ठीक है। लिखो एजेंसी और इंस्टीट्यूशन, लिखो विच हैव कलेक्टेड डाटा, विच हैव कलेक्टेड डाटा ऑलरेडी। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा? ऑलरेडी, मतलब उन्होंने डाटा पहले से ही इकट्ठा कर रखा होता है, मतलब कि वो डाटा पुराना होता है, ठीक है।
which have collected data already, which have collected data already, ठीक है, already। तो बताओ इससे क्या तुम्हें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है या सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है? सेकेंड हैंड का तो पता नहीं, लेकिन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलती, है ना। पुरानी का तो पता नहीं, लेकिन नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो लिखो ऑलरेडी के बाद, फुल स्टॉप के बाद लिखना, लिखो इट डज नॉट ऑफर्स, इट डज नॉट ऑफर्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट ऑफर्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो इससे तुम्हें कभी भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मतलब कि न्यू इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब भी मिलेगी पुरानी मिलेगी, जब भी मिलेगी पुरानी मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ तुम्हारी मेहनत बच जाती है, तुम्हारी क्या बच जाती है भाई? मेहनत बच जाती है। मेहनत वैसे भी तुम लोगों के बस की नहीं है ना, तुम लोग एक नंबर के नालायक बच्चे हो, ठीक है, और मेहनत तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम डाटा इकट्ठा करना चाहते हो तो तुम्हारे पास दो सोर्स हैं। एक तो ओरिजिनल डाटा ले लो जाकर, अगर ओरिजिनल लेना है तो, या फिर क्या ले लो, सेकेंडरी ले लो, पुराना ले लो। यहां पर तुमको ओरिजिनल डाटा नहीं मिलेगा, यहां पर तुमको अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ेगा, है ना, अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी, 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा लग सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा, यहां पर एक ही बंदे के पास जाना पड़ेगा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ेगा, और वही तुम्हें सारा का सारा डाटा दे देंगे, और मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे या 1 घंटा लग जाएगा बस। लेकिन यहां पर बहुत टाइम लगेगा, यहां पर हो सकता है तुमको सारा दिन निकल जाए और तब भी डाटा ना मिले। ऊपर से नखरे अलग सुनो इन लोगों के, है ना। आधे लोग तो छत पर से ही कह देते हैं पापा नहीं है कल आना, पापा नहीं है कल आना, पापा नहा रहे, पापा धो रहे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं इनके पापा, ठीक है। तो कुल मिलाकर प्राइमरी में मेहनत लगती है और सेकेंडरी में मेहनत नहीं लगती है। लेकिन यहां पर तुम्हें ओरिजिनल डाटा मिलता है, यहां पर तुमको ओरिजिनल डाटा नहीं मिलता है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। तो देखो अगर प्राइमरी सोर्स से इकट्ठा करोगे तो ऐसा डाटा कहलाता है प्राइमरी डाटा, ऐसा डाटा क्या कहलाता है? प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी सोर्स से इकट्ठा करोगे तो ऐसा डाटा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डाटा। तो बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है, अक्सर मैं ये देखता हूं, हर साल बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। देखो वो जो अभी मैंने लिखवाया था ना, वो सोर्स थे प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, असली नकली, ठीक है। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। मैंने डाटा नहीं लिखवाए थे, अब लिखवाऊंगा डाटा। अब तुम्हें लिखना है प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो देखो बड़ा सिंपल है, प्राइमरी सोर्स से इकट्ठा होने वाला डाटा प्राइमरी डाटा, और सेकेंडरी सोर्स से इकट्ठा होने वाला डाटा सेकेंडरी डाटा। बन गई डेफिनेशन, ठीक है। अब तुम अगला हेडिंग डालो, यही हेडिंग डालना है, लिखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो यही हेडिंग डालना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं भाई, है ना। क्या बहुत बड़ी बात है? ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बच्चा आराम से कर लेता है, जिंदगी में कुछ बन जाता है ना। तो लिखो नंबर 1 में सबसे पहले प्राइमरी डाटा, कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। तो प्राइमरी डाटा मुझे बताओ, क्या ये ओरिजिनल डाटा है? हाँ बिल्कुल ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। ये तुमने उसी से इकट्ठा करा है जिसका था। फॉर एग्जाम्पल बच्चे से मार्क्स पूछे, मार्क्स किसके होते हैं? बच्चे के ही होते हैं, पेरेंट्स के थोड़ी ना होते हैं। लेकिन अगर तुमने ये मार्क्स पेरेंट्स से पूछे तो ये ओरिजिनल सोर्स नहीं है। ओरिजिनल सोर्स कौन है डाटा का? मार्क्स लाने का ओरिजिनल सोर्स कौन होता है? बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, ना कि पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। ओरिजिनल सोर्स स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो लिखो प्राइमरी डाटा के लिए डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनली, ठीक है। कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है?
ओरिजिनली, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन समझते हो ना? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना। जब मैं बच्चों के मार्क्स पूछ रहा हूं, ठीक है, जब मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारे पापा की इनकम पूछ रहा हूं, ठीक है, जब मैं किसी से उसके बारे में पूछ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, ठीक है। डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाटा ओरिजिनली कलेक्ट करा है, इस वाले शब्द पर है ना अंडरलाइन कर लेना, ये जो आया है इस डेफिनेशन के अंदर, ये जो शब्द आया है ना ओरिजिनली, इस पर अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा, आर नोन एज प्राइमरी डाटा। इस डाटा को क्या बोला जाता है? इस डाटा को बोला जाता है प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये डाटा ओरिजिनल होते हैं, असली होते हैं? बिल्कुल 100% असली होते हैं। अब तुम कहोगे ऐसे तो पापा भी अपनी इनकम झूठ बता सकते हैं, बच्चे अपने मार्क्स झूठ बता सकते हैं, तो भाई देखो गड़बड़ तो कहीं पर भी हो सकती है, गड़बड़ तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन इन जनरल हम इनको क्या बोलेंगे? इन जनरल हम इसको बोलेंगे ओरिजिनल डाटा, ठीक है, कि भाई जहां से डाटा बना है वहां से हमने इकट्ठा करा है तो ओरिजिनल ही होगा, ठीक है। रही बात झूठ बोलने की, तो देखो झूठ तो कोई भी बोल सकता है और झूठ तो कहीं पर भी बोला जा सकता है, ठीक है। लोग तो भगवान को भी झूठा बताते हैं जबकि वो ओरिजिनल है, ठीक है। तो लिखो इसी में फुल स्टॉप के बाद प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल डाटा, प्राइमरी डाटा आर, प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल डाटा। मतलब कि प्राइमरी डाटा बिल्कुल ओरिजिनल डाटा होता है, प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल डाटा, ठीक है। अब लिखो नंबर 2 सेकेंडरी डाटा, है ना, नंबर 2 में हेडिंग डाल दो सेकेंडरी डाटा। तो बताओ सेकेंडरी डाटा क्या होता है? ये ओरिजिनल होता है? नहीं, ठीक है। तो लिखो डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन्स। हमने इकट्ठा नहीं करा था डाटा। क्या मैंने इकट्ठा करा था डाटा? नहीं, मैंने क्या करा था? मैंने इंस्टीट्यूशन के पास गया, मैं एजेंसी के पास गया, मैंने उनसे बोला मुझे ना लोगों की इनकम के डाटा लेने हैं, मुझे लोगों की इनकम के डाटा लेने। तो उन्होंने कहा 15 मिनट रुकिए अभी हम फाइल निकाल देते हैं। उन्होंने मुझे उठाकर दे दिया। मतलब कि डाटा मैंने इकट्ठा नहीं करा, डाटा पहले इकट्ठा हो चुका था किसी दूसरे लोगों के द्वारा, है ना। डाटा किसने इकट्ठा करा था? डाटा किसी दूसरे लोगों ने इकट्ठा करा था। मैंने तो बस डाटा उनसे जाकर मांगा है, इकट्ठा नहीं करा। इकट्ठा करना किसे कहते हैं? इकट्ठा करना उसे कहते हैं घर घर जाकर पूछताछ करना, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा बाय मी। तो इसे कहते हैं मेरे द्वारा डाटा इकट्ठा करना। मैं तो इंस्टीट्यूशन में गया, मैं तो एजेंसी में गया कि भाई डाटा दे दो। उन्होंने कहा 15 मिनट रुको अभी हम डाटा लेकर आते हैं। तो उन्होंने डाटा मुझको दे दिया लाकर ढूंढ कर फाइल। उनके पास पहले से ही पड़े हुए होते हैं, उनके पास अलमीरा में दुनिया भर की फाइलें रखी हुई होती हैं और वो फटाफट से निकाल कर दे देते हैं, ठीक है। तो लिखो सेकेंडरी डाटा में डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन्स। अब समझ में आ गया ना ये अदर पर्सन क्यों लिखा हुआ है? अदर पर्सन का मतलब है हमने इकट्ठा नहीं करा, दूसरे लोगों ने इकट्ठा करा था। डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। लैंग्वेज इतनी सिंपल लिखवाऊंगा, इतनी सटीक लिखवाऊंगा, तुम्हें किताबों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे नोट्स से पढ़ने के बाद अगर एक बार तुम किताब को रीड करना भी चाहते हो तो भी तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन नोट्स से पढ़ने के बाद, ठीक है। और मैं तो यही बोलूंगा कि मेरे नोट्स ही काफी हैं। ये जो मैं कंटेंट लिखवा रहा हूं
एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए तुम्हारे लिए ये नोट्स ही काफी है। डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्संस आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। अब मुझे बताओ क्या ये ओरिजिनल होता है? नहीं। तो लिखो फुल स्टॉप के बाद, फुल स्टॉप के बाद लिखो दीज डाटा आर नॉट ओरिजिनल डाटा, दीज डाटा आर नॉट ओरिजिनल डाटा। तो ये कोई ओरिजिनल डाटा, बोलो, ये कोई ओरिजिनल डाटा नहीं होता है, ठीक है। दीज डाटा आर कॉल्ड, सॉरी, दीज डाटा आर नॉट ओरिजिनल डाटा। तो ये कोई ओरिजिनल डाटा नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो तुम्हें प्राइमरी में और सेकेंडरी में फर्क मालूम हो गया होगा कि प्राइमरी डाटा किसे कहा जाता है और सेकेंडरी डाटा किसे कहा जाता है, ये तो तुम्हें मालूम हो गया होगा। लेकिन कई बार है ना इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, फिर भी इनके बीच में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो वो मैं लिखवा देता हूं एक डिफरेंस की फॉर्म में, ठीक है। तो लिखो प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीडी और एसडी। मैंने क्या करा? मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीडी और एसडी। तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें पूरा लिखना है प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा। मतलब अब मैं क्या लिखवाने वाला हूं? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में डिफरेंस लिखवाने वाला हूं कि दोनों में क्या अंतर होता है। हालांकि तुम्हें अंतर पता चल चुका है कि दोनों के बीच में क्या फर्क पाया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार प्रॉपर लिखवा देता हूं, उससे तुम्हें टेस्ट में और पेपर में लिखने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो मैं थोड़ा सा लिखवा ही देता हूं, ठीक है। सबसे पहले लिखो ओरिजिनलिटी। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है ओरिजिनलिटी। मुझे बताओ सबसे ज्यादा ओरिजिनलिटी किसमें होती है? प्राइमरी में या सेकेंडरी में? मुझे मालूम है, तुमको मालूम है प्राइमरी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये डाटा मैंने खुद, किसी और ने नहीं, मैंने खुद सामने वाले बंदे से पूछा है। उसके और मेरे बीच में कोई नहीं है, उसके और मेरे बीच में कोई नहीं है। मैंने पूछा, उसने बताया, बस। अब या तो वो झूठ बोले तो बात अलग है, या फिर मैं झूठ बोलूं तो बात अलग है, समझ रहे हो ना। उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं है। मतलब कि प्राइमरी सबसे ज्यादा ओरिजिनल होता है, लेकिन सेकेंडरी ओरिजिनल नहीं होता है, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी में फर्क है, इसके अंदर ज्यादा ओरिजिनलिटी होती है और उसके अंदर थोड़ी सी कम होती है। देखो मैं कम क्यों बोल रहा हूं, बताओ। एजेंसी ने डाटा इकट्ठा करा है तो जरूरी है कि एजेंसी ने गलत डाटा इकट्ठा करा होगा? नहीं। डाटा तो उसने भी बिल्कुल सही इकट्ठा करा है, डाटा उसने भी लोगों से पूछकर इकट्ठा करा है। लेकिन जरा सोचकर देखो, वो डाटा सालों पुराना है और वो डाटा किसी और ने इकट्ठा करा है, क्या भरोसा कर पाओगे? मुश्किल है ना। खुद पर ज्यादा भरोसा होता है या दूसरों पर ज्यादा भरोसा होता है? खुद पर भरोसा होता है। तो प्राइमरी मतलब तुमने खुद इकट्ठा करा है और सेकेंडरी मतलब किसी और ने इकट्ठा करा है। तो जब किसी और ने इकट्ठा करा है तो उसमें ओरिजिनलिटी की बात नहीं है, हमने खुद इकट्ठा करा है उसमें ओरिजिनलिटी की बात है। मैंने बच्चों को पढ़ाया, दूसरे लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, बताओ किसको अच्छा बताऊंगा? अपने आप को अच्छा बताऊंगा। हर व्यक्ति किसको अच्छा बताता है? अपने आप को अच्छा बताता है, ठीक है। जिसको वो खुद करता है वो उसके लिए अच्छा होता है, और जो काम दूसरे करते हैं उसको ऐसा लगता है इसमें तो मजा ही नहीं है, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी के लिए लिखो प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल बिकॉज प्राइमरी डाटा are original because these are collected by investigator. These are collected by investigator. मालूम है ना इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो पूछताछ करता है। मैंने तुमसे पूछा कितने मार्क्स आए थे, मैथ्स में मार्क्स कितने आए थे, इंग्लिश में कितने आए थे, साइंस में कितने आए थे, एसएसटी में कितने आए थे। मैं क्या कर रहा हूं? पूछताछ कर रहा हूं। मैं कौन हूं?
मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, ठीक है। प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, बिकॉज these are collected by investigator from source of origin। कहां से इकट्ठे किए जाते हैं डाटा? ये डाटा इकट्ठे किए जाते हैं फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन। सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है जहां से डाटा की शुरुआत हुई है। जैसे कि मार्क्स का डाटा स्टूडेंट के पास ही होता है, तो स्टूडेंट से ही शुरुआत हुई है उस डाटा की, ठीक है। तो सोर्स ऑफ ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है बिल्कुल ओरिजिनल डाटा, ठीक है, सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। लेकिन क्या सेकेंडरी डाटा भी ऐसे ही इकट्ठा किया जाता है? नहीं, सेकेंडरी डाटा किसी इंस्टीट्यूशन से मांग लिया जाता है, सेकेंडरी डाटा किसी एजेंसी से मांग लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा WHO, एक और सुना होगा WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके पास जाओ और इससे ना हेल्थ से रिलेटेड डाटा मांग लो कि एक साल के अंदर कितने लोग मरे हैं भारत के अंदर, एक साल के अंदर कितने लोग जन्मे हैं भारत के अंदर, एक साल के अंदर कितनी बीमारियां आई हैं, एक साल के अंदर कोरोना से कितने लोग मर गए, ठीक है। तो WHO के पास सारा डाटा है, सारा डाटा है ना। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, वहां पर जाओ डाटा मांगो, मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने किसकी हेल्प ले ली? तुमने एक एजेंसी की हेल्प ले ली, तुमने एक इंस्टीट्यूशन की हेल्प ले ली, तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले ली, ठीक है। तो तुमने जब किसी की हेल्प ली है ना, तो वो सेकेंडरी डाटा है, ना कि प्राइमरी। प्राइमरी क्या होगा? घर घर जाओ, पूछो, हाँ भाई कितने लोग मर गए कोरोना से, फिर दूसरे घर में पूछो कितने लोग मर गए कोरोना से। हालांकि ऐसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि कोरोना से तो वैसे ही खुद ही मर जाएगा वो पूछते पूछते, है ना। तो लिखो प्राइम, अच्छा ये तो हो गया फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो। अब लिखो बट सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट सेकेंडरी डाटा आर ओरिजिनली, सॉरी, बट सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब वो पहले से ही क्या होता है? वो पहले से ही एग्जिस्ट होता है। सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। लिखो एंड देयरफॉर आर नॉट ओरिजिनल, एंड देयरफॉर आर नॉट ओरिजिनल। और इसलिए ये डाटा ओरिजिनल नहीं होता है, ठीक है। देयरफॉर आर नॉट ओरिजिनल, आर नॉट ओरिजिनल, ठीक है। अब लिखो नंबर 2, दूसरा डिफरेंस, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, इसका क्या मतलब होता है? कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। कॉस्ट का मतलब वैसे लागत होता है, लेकिन सिंपल भाषा में समझो खर्चा। बताओ कलेक्शन करने में ज्यादा खर्चा किसमें आता है? प्राइमरी में, सेकेंडरी में? मेहनत किसमें लगेगी? प्राइमरी में, सेकेंडरी में? टाइम किसमें लगेगा? प्राइमरी में या सेकेंडरी में? नखरे किसमें सहन करने पड़ेंगे? प्राइमरी में, सेकेंडरी में? देखो टाइम किसमें लगेगा? प्राइमरी में। घर घर जाकर पूछताछ करो, एक एक से पूछो, बैल बजाओ, 10-10 घंटे तक वहां पर खड़े रहो, गेट नहीं खोलेंगे, ऊपर से पानी फेंक देंगे हमारे ऊपर, है ना। खैर पानी तो कोई नहीं फेंकता है, तो मजाक की बात है ना। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, आने जाने में खर्चा लगेगा, पैसा लगेगा। तो सबसे ज्यादा सिरदर्दी किसमें है? सबसे ज्यादा सिरदर्दी इसमें है। ये अच्छी बात है सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा में कुछ नहीं करना, इंस्टीट्यूशन में जाओ, आधा घंटा वो बोलेंगे बैठो वेट करो, आधे घंटे बाद बताएंगे, बैठ जाओ, क्या जा रहा है, एसी चल रहा है, आराम से बैठो आधे घंटे तक। आधे घंटे बैठो, वो जवाब दे देंगे कि आप है ना कल आ जाना, कल आपको सारा डाटा मिल जाएगा, हम कल जाएंगे, कल डाटा जाकर ले लेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर तो नखरे इतने होते हैं इन लोगों के, कुछ पूछो मत, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा खर्चा यहां पर होता है,
यहां पर तो ना के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन में, तो लिखो प्राइमरी डाटा हैव मोर कॉस्ट, बोर्ड पे लिखा हुआ है मोर, प्राइमरी डाटा हैव मोर कॉस्ट देन सेकेंडरी डाटा, ये वाला देन एन वाला, प्राइमरी डाटा हैव मोर कॉस्ट देन सेकेंडरी डाटा, मतलब कि प्राइमरी डाटा की कॉस्ट सेकेंडरी के मुकाबले ज्यादा होती है, ठीक है। प्राइमरी डाटा हैव मोर कॉस्ट देन सेकेंडरी डाटा, ठीक है। लिखो सच एज प्राइमरी डाटा हैव मोर कॉस्ट देन सेकेंडरी डाटा, सच एज जैसे कि क्या, जैसे कि टाइम, लिखो सच एज टाइम। बताओ समय किसमें ज्यादा लगता है, इसमें ज्यादा लगता है, 10 लोगों से जाकर पूछने में टाइम तो लगेगा ना, तो लिखो सच एज टाइम, कॉमा मनी, घर घर जाओगे किराया भाड़ा लगाओगे, है ना, मनी भी लगेगा, पैसा लगेगा, एंड एफर्ट्स, और बहुत ही ज्यादा तुम्हें प्रयास करने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी। कई बार तो मना कर देते हैं, कल आना जी, पापा घर पे नहीं है, कल आना, पापा घर पे नहीं है, परसों आना, आज मम्मी घर पे नहीं है, आज मेरे पापा ही मर गए, ऐसे उल्टे सीधे जवाब वो देते हैं, ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है। तो समय भी ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है, और एफर्ट भी लगते हैं। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना, ठीक है। तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन डाटा ओरिजिनल मिलता है, ठीक है। टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, ठीक है। लिखो फुल स्टॉप के बाद, लिखो फुल स्टॉप लगा दो एफर्ट्स के बाद, एफर्ट्स के बाद फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप के बाद लिखो ऐसा क्यों इसमें ऐसा होता है, ठीक है। लिखो बिकॉज प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड। अच्छा, प्राइमरी में इतनी मेहनत क्यों लग रही है, प्राइमरी में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर है ना डाटा तुम पहली बार इकट्ठा कर रहे हो, यहां पर डाटा पहले से इकट्ठा है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जाओ मांग लो, जाओ मांग लो, जाओ मांग लो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर डाटा तुमको पहली बार इकट्ठा करना पड़ रहा है, इसलिए मेहनत लग रही है। पहली बार जब हम काम करते हैं ना, मेहनत लगती है। जब मैंने पहली बार पढ़ाया था बच्चों को, तो नोट्स बनाने पड़ते थे पहली बार, है ना, क्योंकि नोट्स बने बनाए नहीं थे। लेकिन अब तो हर साल नोट्स बने बनाए होते हैं, बस हल्का फुल्का उनके अंदर चेंजेस करना होता है, कुछ नए क्वेश्चंस डालने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक डालने पड़ते हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। ज्यादा मेहनत कब लगी थी, फर्स्ट टाइम, समझाना भी नहीं आता था पहले तो भाई, है ना, ये भी एक बड़ी बात है। तो लिखो बिकॉज प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, because primary data are collected first time but secondary data are already exist, secondary data are already exist, secondary data are already exist, मतलब कि सेकेंडरी डाटा तो पहले से एग्जिस्ट होता है, लेकिन प्राइमरी को पहली बार इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये था दूसरा प्रिंसिपल डिफरेंस, ठीक है। अब लिखते हैं तीसरा, नंबर 3। नंबर 3 पर टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझना इसको, ये अभी तक ऐसा था जो अभी तक मैंने नहीं बताया था, तीसरा वाला, है ना, इसके बारे में जरा समझो। देखो प्राइमरी डाटा में क्या है, प्राइमरी डाटा में तुम फादर के सामने गए, मतलब अलग अलग फैमिली में जाकर अलग अलग फादर से तुमने पूछताछ करी, अलग अलग फैमिली में जाकर अलग अलग फादर से तुमने क्या करी, पूछताछ करी कि सर हमें इनकम का बता दीजिए, हमें आपकी इनकम जाननी है, और कितना कमाते हैं, महीने का कितना कमाते हैं, खर्चा कितना हो जाता है, कितने बच्चे हैं आपके, है ना, कुछ बातें बता दीजिए हमको। तो मैंने अलग अलग पिताओं से जाकर पूछताछ करी, मुझे बताओ जो मैं पूछना चाहता हूं पूछ लूंगा, क्यों, क्योंकि मालिक सामने बैठा है। समझ रहे हो ना इस बात का मतलब,
अगर तुम इनकम के बारे में पूछना चाहते हो तो इनकम से रिलेटेड अगर कुछ और पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी कंपनी में काम करते हो, कब से काम कर रहे हो, कितने साल हो गए काम करते करते, बताओ। पूछ सकते हो या नहीं पूछ सकते हो? पूछ सकते हो ना, वो बात अलग है, वो बताए या ना बताए, ठीक है, उसकी मर्जी। लेकिन तुम पूछ तो सकते हो ना, और लोग बता देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बता देते हैं। लेकिन सेकेंडरी में ये फैसिलिटी नहीं मिलती। सेकेंडरी में अगर तुम इनकम का डाटा मांग रहे हो तो तुम्हें सिर्फ किसका डाटा मिलेगा? इनकम का। अगर तुमने उनसे बोला कि मुझे ना ये भी डाटा दे दो कि ये लोग कौन कौन सी जगह पर काम करते थे, वो कहेंगे वो डाटा ना है हमारे पास इनकम का है, ले लेना है तो ले लो, नहीं तो जाओ यहां से, पहली फुर्सत में निकलो, ठीक है। तो वो ये छोड़ते ही कह देगा, बताओ बहस कर सकते हो वहां पर? नहीं। बताओ लड़ाई कर सकते हो वहां पर? नहीं। जरा सा मुंह पे और लगाया और ये भी छीन लेंगे वो डाटा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना, हमारा जो उद्देश्य होता है डाटा को इकट्ठा करने का, यहां पर ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। लेकिन वहां पर ऐसा हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रह जाए? इनकम्प्लीट रह जाए, अधूरा रह जाए। मुझे इनकम के डाटा जानने थे तो मैंने इनकम के भी जान लिए, मुझे ये जानना था कि वो कौन सी कंपनी में काम करता है, मैंने वो भी पूछ लिया। मतलब कि यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लेनी होती है ना, तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हमको यहां पर मिल जाती है प्राइमरी के केस में। लेकिन सेकेंडरी के केस में क्या होता है? सेकेंडरी के केस में उनके पास जो डाटा अवेलेबल होता है उसी डाटा से काम चलाना पड़ता है। जो डाटा उन्होंने हमारे सामने निकालकर परोस दिया, हमें उसे ही काम चलाना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा डाटा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। क्या हमको एक्स्ट्रा डाटा मिलने की संभावना है? नहीं, हमें बिल्कुल भी एडिशनल डाटा नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर ज्यादा 3-5 करोगे तो वहां पर पीट पीट के तुम्हें बाहर भी भेजने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि भाई गार्ड रखे हुए होते हैं ना, उन लोगों ने गार्ड से रखे हुए होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर तो जो भी पूछना है, जितनी भी बात पूछनी है, अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है हर तरह का, और यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव अधूरा रह जाता है। तो ये था तीसरा फर्क, ऑब्जेक्टिव का फर्क। तीसरा किस चीज का डिफरेंस था? तीसरा डिफरेंस था भाई ऑब्जेक्टिव का, और किसका? ठीक है, तो लिखो सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम्हें अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है तो कभी भी ना इस वाले पर मत जाना। अगर तुम अपने ऑब्जेक्टिव को पसंद करते हो, अपने उद्देश्य को पसंद करते हो, जिस वजह से तुम डाटा इकट्ठा कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि वो मकसद तुम्हारा पूरा हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि जिस वजह से तुम डाटा इकट्ठा कर रहे हो वो मकसद तुम्हारा पूरा हो जाए, तो सेकेंडरी पर कभी भी मत जाना, प्राइमरी को फॉलो कर लेना। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे तो बस इनकम के डाटा चाहिए, मुझे बस क्या चाहिए? इनकम के डाटा चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, तो सेकेंडरी पे चले जाना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव के लिए देखना है तो तुम्हें सोच समझकर चुनाव करना पड़ेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक है। तो सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव में लिखो, प्राइमरी डाटा आर रिलेटेड primary data are related for specific objective. Primary data are related for specific objective. मतलब इसके अंदर जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था ना, स्पेसिफिक का मतलब होता है जो खास उद्देश्य था, वो खास उद्देश्य तुम्हारा पूरा हो जाता है। लेकिन यहां पर उद्देश्य पूरा होगा या नहीं होगा, उसके अंदर अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन वो करने के लिए अलाउड नहीं करेगा।
प्राइमरी डाटा आर रिलेटेड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखो हैंस डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट, हैंस डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट। इसमें तुम्हें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है प्राइमरी में, क्योंकि प्राइमरी में तुमने अपनी इच्छा अनुसार डाटा इकट्ठा करा है। जो बात पूछनी थी वो पूछी और जो बात नहीं पूछनी थी वो नहीं पूछी। जो बात जानना था वो जान लिया और जो बात नहीं जानना था वो नहीं जाना। तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है ना। लिखो हैंस डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट, हैंस डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट। तो यहां पर एडजस्टमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहां पर तुमने वही डाटा इकट्ठा करा है जिसका तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था, जो तुम्हारा उद्देश्य था। जीवन में हमारा उद्देश्य होता है ना कोई काम करने का, तो जब तुम किसी से डाटा इकट्ठा कर रहे हो तो उसके पीछे तुम्हारा कुछ उद्देश्य है। तो यहां पर तुम्हारा वो उद्देश्य पूरा हो गया और यहां पर वो अधूरा रह सकता है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है हैंस डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट। तो यहां पर किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, करने की जरूरत ही नहीं है एडजस्टमेंट, है ना। फुल स्टॉप लगा दो एडजस्टमेंट के बाद और आफ्टर फुल स्टॉप लिखो, फुल स्टॉप के बाद लिखो सेकेंडरी डाटा हैव ऑलरेडी, सेकेंडरी डाटा हैव, सेकेंडरी डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, बोर्ड पे लिखा हुआ है सेकेंडरी डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फ्रॉम सम सॉरी कलेक्टेड फॉर सम पर्पस, फॉर सम पर्पस। मतलब जो सेकेंडरी डाटा था ना उसको पहले से ही इकट्ठा कर रखा था किसी दूसरे पर्पस के लिए, उसको पहले से ही क्या कर रखा था, इकट्ठा कर रखा था किसी दूसरे पर्पस के लिए। अब तुम उसका इस्तेमाल करना चाहते हो अपने पर्पस के लिए। देखो बोर्ड पे सेकेंडरी डाटा मतलब ऐसा डाटा जिसको तुमने पहले से ही किसी दूसरे पर्पस के लिए इकट्ठा कर रखा था, लेकिन अब तुम इसको अपने पर्पस के लिए लेना चाहते हो। तो बताओ जरूरी थोड़ी ना है कि पहले जिस पर्पस के लिए इकट्ठा करा था अब भी तुमने उसी पर्पस के लिए मांगा है ना। पर्पस में फर्क आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में फर्क आ सकता है। पहले इकट्ठा करने का उद्देश्य अलग था और अब इकट्ठा करने का उद्देश्य अलग है। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। पहले ना इनकम के डाटा इकट्ठा किए गए थे, तो इनकम के साथ साथ है ना लोगों से ये भी पूछ रखा था कि उनके एक्सपेंडिचर कितने हैं, ये भी पूछ रखा था कि उनके फैमिली में मेंबर कितने हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर घुसी भी है। लेकिन तुम अब क्या जानना चाहते थे, तुम तो सिर्फ क्या जानना चाहते थे, इनकम जानना चाहते थे बस। तो सामने वाले लोगों ने क्या बोला, इंस्टीट्यूशन ने क्या बोला, देखो हमारे पास डाटा तो है लेकिन उसके अंदर एक्सपेंडिचर के भी मिक्स हैं और उसके अंदर फैमिली मेंबर की संख्या भी मिक्स है और भी बहुत सारी बातें मिक्स हैं। अगर तुमको चाहिए तो बताओ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, दे दो, हम काम चला लेंगे। तो बताओ तुम्हें दिक्कत होगी ना। तुम क्या जानना चाहते थे, सिर्फ तुम इनकम का डाटा इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें इनकम के साथ साथ एक्सपेंडिचर, फैमिली मेंबर और भी दुनिया भर की चीजें उसमें मिल गई फालतू में। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तुम्हें एक नई टेबल तैयार करनी पड़ेगी, तुम्हें एक नया डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा जिसमें से ये सब चीजें हटानी पड़ेंगी, है ना। मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंडरी डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम पर्पस, ठीक है। तो किसी दूसरे पर्पस के लिए उस डाटा को इकट्ठा कर रखा था, लेकिन तुम्हें चाहिए सिर्फ इनकम के लिए। और पहले क्या था, इनकम, एक्सपेंडिचर और फैमिली मेंबर, ये सब उसमें थे, ठीक है। तो लिखो हैंस, फुल स्टॉप के बाद हैंस दीज डाटा नीड एडजस्टमेंट। तो इस तरह के डाटा में एडजस्टमेंट की जरूरत, इस तरह के डाटा में एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। लिखो हैंस दीज डाटा नीड, दीज डाटा नीड एडजस्टमेंट, दीज डाटा नीड एडजस्टमेंट। तो तुम्हें इसमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट
करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ एडजस्टमेंट का मतलब? देखो, उन्होंने हमसे बोला कि हम तुमको डाटा दे देंगे, लेकिन इसमें इनकम की बातें भी हैं, इसके अंदर एक्सपेंडिचर की बातें भी हैं, इसके अंदर फैमिली मेंबर की भी बातें हैं। तो हमने बोला कोई बात नहीं, दे दो, हम इसमें से एक्सपेंडिचर और फैमिली मेंबर को अलग अलग कर देंगे। मतलब कि क्या कर देंगे? एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट का मतलब होता है बदलाव कर देना, चेंजेस कर देना अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। अगर तुम सामने से बोलोगे ना इंस्टीट्यूशन को, आप हमें सिर्फ इनकम के दे दो अलग करके, वो कहेंगे पागल बैठे हैं, एक तो तुम्हें डाटा दे रहे हैं ऊपर से अलग अलग करके दें, अपने आप करते रहना। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 3 डिफरेंस थे, एक ओरिजिनल है, एक नकली है, एक में खर्चा ज्यादा है, एक में खर्चा कम है, एक में हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है और एक में हमारा ऑब्जेक्टिव अधूरा, एक में हमारा ऑब्जेक्टिव अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो देखो, अब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है कि 2 तरह के डाटा दुनिया में होते हैं। 2 तरह के डाटा दुनिया में होते हैं, कुछ होते हैं असली और कुछ होते हैं नकली, कुछ होते हैं प्राइमरी और कुछ होते हैं सेकेंडरी। अब हम इन डाटा को इकट्ठा करेंगे। अभी तक तो मैंने बताया था कैसे करेंगे, क्या करेंगे, है ना। अब हमें इन डाटा को इकट्ठा करना है ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी डाटा, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा का कैसे कलेक्शन किया जाता है, मैं तुम लोग को पढ़ाने वाला हूं मेथड। प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने के मेथड ज्यादा कुछ नहीं है। कितने मेथड है? 4 मेथड है। कितने मेथड है प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने के? 4 मेथड है। तुम कहोगे सेकेंडरी नहीं पढ़ाओगे, मैं बोलूंगा क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, पहले प्राइमरी तो पढ़ लो, सेकेंडरी चैप्टर के एंड में करेंगे, है ना। अभी पहले प्राइमरी, सीधी बात है वही, पहले प्राइमरी तो पढ़ लो, बाद में सेकेंडरी पढ़वाऊंगा। ठीक है, तो सच बताऊं, प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बताऊं तो प्राइमरी हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो पहले मैं तुम्हें मेथड के नाम लिखवा रहा हूं। लिखो नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर है भाई डायरेक्ट। पहले ना चारों के नाम लिख लो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट पर्सनल। चलो खैर, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। नंबर 2 लिखो, पहले इन चारों के नाम लिखने, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओरल का मतलब मालूम है ना, सिर्फ बोलकर, ओरल मतलब सिर्फ बोलकर। नंबर 3 इंफॉर्मेशन फ्रॉम। ये सारे मेथड अब तक कई कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। लोकल सोर्सेस और कोरस्पोंडेंट। मैं इधर का देख लेता हूं, वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कभी गड़बड़ हो जाए, है ना। विजिबल है भाई, बहुत ही बढ़िया, है ना। चौथा लिख लेते हैं, चौथा भी बहुत पसंद आता है आजकल के बच्चों को। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चनर की डबल एन आता है, बच्चे इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ कर देते हैं। एंड स्केड्यूल्स, ये है स्केड्यूल्स। इसके अंदर है ना 2 मेथड होते हैं। चौथे वाले के 2 पार्ट हैं। एक तो होता है मेलिंग मेथड, मेलिंग, मेल करना होता है ना, आजकल तो ईमेल कर देते हैं, वही यही है। मेल कराए कभी किसी को? चलो छोड़ो, तुम भी क्या करोगे मेल। इन्यूमरेटर, मेथड। तो ये 4 मेथड होते हैं। चारों के चारों किसके हैं? प्राइमरी के। क्या अभी तक मैंने सेकेंडरी की बात करी? नहीं, मैंने एक भी बार सेकेंडरी की बात नहीं करी। जब मैं ये चारों पढ़ा दूंगा उसके बाद बारी आएगी सेकेंडरी की। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे और सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन।